नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए जो प्रहार सीरीज चल रही, लास्ट टाइम में चीज़ों को बहुत कम टाइम में रिवीजन, इसमें आज की क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से आप 5 से 7 नंबर को स्कोर कर लेंगे। तो लास्ट टाइम में अगर आपको एक छोटी सी क्लास से 5 से 7 नंबर बूस्ट हो रहे हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ चीज़ों को हम बहुत शॉर्ट में और बहुत थोड़ा सा स्पीड से रिवीजन करेंगे। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 की कहानी को आधुनिक भारत की कहानी या हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी के नाम से जानते हैं। इसको हमने 3 चरणों में डिवाइड किया था: उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। सबसे पहले हम समझते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होते। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी विक्टोरिया से 15 वर्ष की राजकीय पत्र लेकर भारत में व्यापार करने से उद्देश्य आती है। लेकिन जब इसने भारत की स्थिति देखी, भारत के राजाओं को देखा, तो धीरे धीरे इसके मन में क्या होता है, साम्राज्य विस्तार की इच्छा ने जन्म लिया। इसी सीक्वेंस में सबसे पहले 23 जून 1757 को एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को हम कहते हैं प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध को नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, किंग्स मेकर की भूमिका में आ जाती है। अर्थात अब ये अपनी इच्छा के व्यक्ति को बंगाल का नवाब बना रही थी। इसके बाद 1764 में क्या होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जिसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुन्नो ने। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में एक संधि होती है, जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद की संधि किसने था? इलाहाबाद की संधि किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार मिल जाता है। अर्थात कंपनी क्या कर सकती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व को वसूल सकती है। इसी 1765 की इलाहाबाद की संधि के दौरान बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ कर देते हैं और बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बना देते हैं। इसी के टाइम पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके माध्यम से बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर देते हैं और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना देते हैं वारेन हेस्टिंग को। इसके बाद 1833 का एक्ट आता है। 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना देते हैं। विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1858 का एक्ट होता है। 1858 के एक्ट के दौरान भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है। कैनिंग भारत के पहले वायसराय बन जाते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न भी दिया था। देखो, कम टाइम में चीज़ों को रिवीजन करेंगे। अब लास्ट टाइम पे आप लिखने की कोशिश मत करना। लास्ट टाइम में आप चीज़ों को 2 से 3 बार सुन लेना। जब आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक कर पाओगे। और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इधर क्या हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उससे पहले आपका 1857 का विद्रोह होता है। देखो, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था कि ब्राउन बेस बंदूक का स्थान पर इनफील्ड राइफल लेकर आए थे। अब इनफील्ड राइफल में क्या होता था, लुब्रिकेंट स्नेक के रूप में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही। तो 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के नेता थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। इस कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी थे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बलिया का शेर किसको कहते हैं, तो चित्तू पांडे को। चित्तू पांडे ने बलिया के शेर ने इन्होंने ही क्या किया था, समानांतर सरकार का गठन किया था। 1857 के विद्रोह में अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, जैसे कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया, इसके बाद आपके झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, कानपुर से नाना साहब और आपने किसने किया, तात्या टोपे ने किया, ग्वालियर में किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया, बरेली में खान बहादुर खान ने किया, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया। ये सब प्रमुख जगह पर नेतृत्व। 1857 के विद्रोह के समय पे गवर्नर कौन था, तो इस टाइम पे गवर्नर था कैनिंग। यही कैनिंग 1858 के एक्ट के द्वारा भारत का पहला वायसराय बन जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है,
1858 का एक्ट आता है। 1858 के एक्ट में कहा गया, पहली बात तो क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। उसके स्थान पर डायरेक्ट शासन किसका प्रारंभ हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो। इसी के साथ साथ सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया और भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं तो उस टाइम पे वायसरॉय कौन होते हैं, डफरिन। 1885 में जब हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में होता है, जिसकी अध्यक्षता किया था व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। 1885 का अधिवेशन कहाँ पे होता है, बम्बई में। लेकिन ये अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर होना था, पुणे में, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गया था, इसलिए कहाँ पे हुआ, बम्बई में। 1886 का अधिवेशन कहाँ पर होता है, 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। 1887 का अधिवेशन मद्रास में होते हैं, अध्यक्षता करते हैं आपके बदरुद्दीन तैयब। 1888 का अधिवेशन कहाँ पे होता है, 1888 का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज चुले। 1889 का अधिवेशन कहाँ पर होता है, बॉम्बे में, अध्यक्षता करते हैं विलियम वेडर में। देखो, अगर आपने ये सब चीज़ें पहले नहीं पढ़ी होंगी तो हो सकता है कि चीज़ें आपको बहुत टफ लग रही हो, कि समझ नहीं आ रही हो, लेकिन एक बार आपको बस सुन लेना है। अगर ऑप्शन आ गया 2 से 4 नंबर ही बढ़ गए तो बहुत होते हैं आपके लिए, पॉइंटों में सिलेक्शन रुक जाते हो। तो एक बार जरूर सुन लेना 2 से 3 बार एग्जाम से पहले जाने से। अभी आपके पास टाइम होगा तो फटाफट उसको सुन लीजिएगा। इसी के बाद 1890 का अधिवेशन कहाँ पे होता है, 1890 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसमें पहली बार किसी महिला ने संबोधन दिया था। वो महिला कौन थी, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक भी है। इसके बाद 1896 का अधिवेशन होते हैं कलकत्ता में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सयानी ने। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया जाता है। राष्ट्रगीत को लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इस राष्ट्रगीत को हमने अपना कब लिया था, 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसके बाद क्या होता है, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हो गया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद आपका होता है 1901 का अधिवेशन। 1901 का अधिवेशन होता है बनारस में, जिसमें अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और बनारस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, 1901 के बनारस अधिवेशन में। देखो, 1916 वाला तब होता है जब महात्मा गांधी औपचारिक रूप से भारत वापस लौट आते हैं, लेकिन बीच में भी तो महात्मा गांधी भारत आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, उनका घर था, वाइफ थी, बच्चे थे, परिवार था। तो 1901 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है, चित्तरंजन दास। रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही राष्ट्रगीत लिखा था। पहली बार राष्ट्रीय गीत हमने गाया कब था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया था। इसके बाद आपको 1905 का अधिवेशन होता है बनारस में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। पहली बार हमने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का प्रस्ताव लेकर आए थे, क्योंकि 1905 में क्या हो रहा था, 1905 में आपका बंगाल विभाजन हो गया था। अब बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी 20 जुलाई 1905 को, लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को हम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव लेकर आए थे। इसीलिए हम 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद इसका अगला अधिवेशन कहाँ पर होता है, 1911 का अधिवेशन आपके कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित विश्वनाथ नारायण धर। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, क्योंकि 1911 में क्या होता है, तीसरे दिल्ली दरबार का गठन होता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा हो जाती है। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। इसीलिए 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में हम पहली बार राष्ट्रगान गाते हैं। इस राष्ट्रगान को लिखा किसने, तो राष्ट्रगान को लिखा था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को हमने यूनेस्को के 41वें धरोहर के रूप में भी शामिल किया है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का पहला नोबेल भी मिला था। कब मिला था, 1913 में। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद आपका अधिवेशन होता है 1907 का।
1907 का सूरत अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रबिहारी घोष। इसमें कांग्रेस आपके दो दलों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। इसके बाद कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है? इसके बाद जो आपका कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है 1916 का। 1916 का लखनऊ समझौता, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल का आपस में विलय हो जाते हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता होता है। महात्मा गांधी जब वापस आते हैं तो लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। पहली बार किसमें लिया था? 1901 के बनारस अधिवेशन में। इसके बाद अधिवेशन कहाँ पे होता है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है 1917 का। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है जिसकी अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला है जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसके बाद 1920 का अधिवेशन नागपुर में होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं वी राघवाचार्य। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1922 का अधिवेशन गया में होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास। 1924 का अधिवेशन होता है बेलगांव में जिसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। 1925 का अधिवेशन होता है कानपुर में जिसकी अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या होता है? पहली बार हमने डोमिनियन स्टेट के आधार पर पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखते हैं और हम कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वाधीनता। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी की डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। 1931 का अधिवेशन कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि 1928 की बारदौली सत्याग्रह में मिली थी। सरदार पटेल जब कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे इसी टाइम पर महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। इसके बाद आपको 1937 का अधिवेशन होता है। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में होता है जिसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फैजपुर अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव कांग्रेस पारित करती है। 1938 का अधिवेशन कहाँ पे होता है? हरपुरा में। अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। कर्तव्य पथ में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई। इसके बाद आपका अधिवेशन कहाँ पे होता है? इसके बाद होता है 1939 का अधिवेशन। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया चुनाव के लिए खड़े हुए थे, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। फिर जीत कौन जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की हार मेरी हार है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया था। 1940 का अधिवेशन होता है रामगढ़ में जिसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब 40 से लेकर 46 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होगा, तो 40 से लेकर 46 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी, इसके साथ साथ कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। इसके बाद 1946 का अधिवेशन होता है मेरठ में जिसकी अध्यक्षता करते हैं जेबी कृपलानी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। 1948 का अधिवेशन होता है जयपुर में जिसकी अध्यक्षता करते हैं पट्टाभी सीतारमैया। तो कांग्रेस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अधिवेशन याद हो गए कि नहीं हो गए आपको? अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की किसने थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 2 प्रस्ताव लेकर आए थे। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव। इसीलिए हम 7 अगस्त को क्या करते हैं? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव लाए थे। 7 अगस्त को हम हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल का विभाजन कर देते। जब 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाते तो उस दिन हमने क्या किया था? शोक दिवस मनाया था, एकता दिवस मनाया था, एक दूसरे को रक्षा सूत्र भी बांधा था। इसी के बाद में क्या होता है? 1905 का बनारस अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने।
1906 का कांग्रेस अधिवेशन होता है। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे होता है, अभी मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। देखो, स्वराज विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक लेकर आते हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 के अधिवेशन में। अब इसी टाइम पे 1906 में क्या होता है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां व आगा खान ने मिलकर क्या कर दिया, मुस्लिम लीग की स्थापना किया। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वकार उल मुल्क। मुस्लिम लीग का 1908 का अधिवेशन होता है अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी और मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल को 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में मान लिया जाता है। 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन में आपकी कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक व अरविंद घोष ये आपके कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। मदन मोहन मालवीय, दानसा वाचा, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब ये सब क्या थे, कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार आता है। सबसे महत्वपूर्ण थी मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई। इसी के साथ साथ 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। 1911 में क्या होता है, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर तीसरे दिल्ली दरबार का गठन होता है। भारत में कितने दिल्ली दरबार का गठन हुआ है, भारत में 3 दिल्ली दरबार का गठन। पहला दिल्ली दरबार का गठन 1877 में लिटन के कार्यकाल पर हुआ। दूसरे दिल्ली दरबार का गठन 1903 में करजन के कार्यकाल में हुआ। तीसरे दिल्ली दरबार का गठन 1911 में हुआ था। 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार का गठन होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं, दूसरा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की जाती है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हो जाती है, 1912 में। इसी टाइम पे क्या हो जाते हैं, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का वापस आ जाते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसी टाइम पे क्या हो रहा था, 1914 में आपका विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में चलता है। जब पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी वापस आए थे तो इन्होंने बहुत सारे भारतीयों को क्या किया था, सेना में भर्ती किया था, इसीलिए इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। इसी के साथ साथ 1915 में महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि मिलती है। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी। 1916 का क्या होता है, लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार में। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मत में समझौता, उसके साथ साथ कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के मत में भी समझौता हो जाता है। 1916 में क्या होता है, कांग्रेस का होम रूल लीग आंदोलन होता है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट ने मद्रास अटियार के क्षेत्र में चलाया था, जबकि महाराष्ट्र और पुणे के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। बाल गंगाधर तिलक की 2 प्रमुख पत्रिकाएं हैं, मराठा और केसरी। इनकी प्रसिद्ध किताब है गीता रस। इसके साथ साथ गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव का आयोजन भी किसने कराया था, बाल गंगाधर तिलक ने। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, नील की खेती और तिनकटिया प्रथा के विरोध में। 1918 में आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह होता है। 1919 में क्या होता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। अब इसी टाइम पे क्या होता है, 1919 में कानून लाते हैं जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं या काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट और काला कानून के विरोध में ही क्या हो रहा था कि एक आंदोलन कर रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उस पर जनरल डायल ने गोलियां चलवा दी थी। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट उठ के और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब इसी में 1920 में क्या कर लिया था, मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने कहा कि यही समय है कि हिंदू मुस्लिम में जो गैप आ रहा है उस गैप को पूरा कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस भी क्या करेगी, असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करेगी। तो 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो गए, क्योंकि दोनों के वक्त में समझौता हो गया था। तो एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। अब 1922 में क्या हो जाता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल होकर मर जाते हैं।
इसी चौरी चौरा घटनाकांड से वो होकर नाराज होकर, ये दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी टाइम पे 1922 में गया अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास। और 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु में, इसके साथ साथ चित्तरंजन दास फॉरवर्ड नामक पत्रिका का भी संपादन करते हैं। 1928 में साइमन आयोग आता है। साइमन कमीशन में इसका विरोध हो रहा था क्योंकि ये भारत की समीक्षा करने आया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन आयोग का विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था जिसमें घायल होकर उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट बनती। नेहरू रिपोर्ट में कहा जाता है कि भाई हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए कि पोर्ट सुडान था। तो हमने कहा था कि 1928 में डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा था, लेकिन हमने कहा था कि अगर एक वर्ष में डोमिनियन स्टेट नहीं देंगे तो हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वाधीनता। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट का गठन कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। जब हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मिलता एक वर्ष के अंदर, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हम लक्ष्य रख लेते हैं कि अब हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता ही है। 1928 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगी थी, जिसे 14 सूत्री कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। अब 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है रावी नदी के तट पर। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट का गठन कर रहे थे तभी हमने कहा था कि अगर हमें एक वर्ष के अंदर में डोमिनियन स्टेट मिल जाएगा तब तो डोमिनियन स्टेट ले लेंगे। अगर एक वर्ष में डोमिनियन स्टेट नहीं मिलेगा तो हमारा लक्ष्य होगा पूर्ण स्वाधीनता। 1928 से 1929 आ गया था, एक वर्ष की समय सीमा समाप्त हो गई थी, लेकिन हमें डोमिनियन स्टेट नहीं मिला था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराकर कहा कि अब हमारा लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वाधीनता। और वो दिन थी 26 जनवरी को। तो उन्होंने कहा अब हर साल हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसी डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी को लागू किया था। अब 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। इसी के तहत दांडी मार्च स्टार्ट किया था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपकी दांडी यात्रा चलती, जो कि नमक कर के विरोध में थी। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। 1930 में क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते, किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से भाग लेते। अब इसी टाइम पे क्या हो जाता है? 1931 में पहली बार तो महात्मा गांधी भाग नहीं लिया था पहले गोलमेज सम्मेलन में। तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के मध्य में एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं? असंतुष्ट होकर वापस आ जाते हैं। इसी टाइम पे आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाता है। भैया मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक कब मंडल आया था? 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट द्वारा। जैसे ही दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल मिलता है तो उस टाइम पे महात्मा गांधी थे यरवदा जेल में, वहीं से इन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया था। तो दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया था। तो 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर में एक समझौता होता है जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसी बीच में 1935 का आपका भारत शासन अधिनियम आ जाता है। 1937 में भारत में क्या होते हैं? प्रांतीय चुनाव होते हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1937 में। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1939 में आपको द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो भारतीय समझ गए थे कि इस बार हमें किसी भी हाल में अंग्रेजों का साथ नहीं देना। तो इसी टाइम पे क्या होता है? 1940 में एक प्रस्ताव आता है जिसे हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था कि हम आपके संविधान का गठन करेंगे, हम आपके संविधान सभा की मांग को स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ साथ क्या होता है? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हो जाते हैं। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त तिवारी। इसी के साथ साथ आपका 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टीफन क्रिप्स। क्रिप्स मिशन ने कहा था कि हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे और डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें करेंगे कब?
युद्ध के बाद। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था टूटते हुए बैंक का चेक। 1942 में क्या होता है, आपका भारत छोड़ो आंदोलन आता है। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे वायसराय थे आपके लिन लिथगो। 8 अगस्त को क्या हो जाता है, 8 अगस्त को इसका आता है, उसी दिन हमने 8 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट किया था। 9 अगस्त 1925 को क्या होता है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेड एक्शन होता है। 1945 में क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ में क्या होता है, लाल किला मुकदमा होता है। 1945 में आपका शिमला समझौता भी होता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पेंथिंग लॉरेंस, इसके शासक स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन ने भारत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया था। 1946 में नौसेना का विद्रोह होता है। 1947 में माउंटबेटन योजना आती है, जिसके माध्यम से भारत का स्वतंत्रता हो गया था। इसके बाद हम भारत में स्वाधीनता 14 अगस्त को क्या हो जाता है, पाकिस्तान के स्वतंत्र हो जाता है। 14 अगस्त को हमने विभाजन विभाजक दिवस के रूप में मनाया था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। फिर हम अलग अलग रियासतों का एकीकरण करते हैं, बहुत सारे हम फिर अलग अलग 14 राज्यों का गठन करते हैं 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। इस प्रकार से आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन किया है। अगर मान लो आपने हिस्ट्री को नहीं भी पढ़ा तो इन सब चीज़ों को, डेटों को एक बार रट कर चले जाइएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।